हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में दे सकते हैं, बीच में कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गई थी तो वापस से स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी लैटिन वर्ड इम्यूनिटी लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड इम्यूनिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट और यूज। इट इज यूज फॉर डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। इट यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, इट इज यूज फॉर डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। ये डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है इम्यूनिटी इज योर बॉडी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जर्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग इलनेस। वो इलनेस से बचाती है। द इम्यूनिटी सिस्टम जॉब इज हेल्प टू आइडेंटिफाई एलिमिनेट डेंजर जर्म्स दैट इंटर और बॉडी दे कैन कॉज डिजीज और डैमेज। जो डैमेज करते हैं बॉडी को और उनसे बचाती है। तो प्रतिरक्षा आपके शरीर प्रतिरक्षा आपके शरीर में रोगाणु को पहचानने और उनके बीमारी पैदा करने से रोकने की क्षमता है। बीमारी को पहचानने और उन्हें बीमारी पैदा करने से रोकने की क्षमता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर में प्रवेश करने वाले खतरनाक कीटाणु को पहचानना और उन्हें खत्म करने में मदद करना, इससे पहले कि वो कोई बीमारी का कारण बने। कोई भी बीमारी का कारण बने उससे पहले वो रोगाणु को पहचानती है और उन्हें खत्म कर देती है। डिजीज होने से पहले उनको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी इज योर बॉडी एबिलिटी। एक बॉडी की एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज जर्म्स को क्या है? पहचानना। रिकॉग्नाइज जर्म्स का मतलब है जर्म्स को क्या करना? पहचानना। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग इलनेस। जो इलनेस बीमारी पैदा करते हैं उन कॉजिंग मतलब जो बीमारी पैदा करने वाले जो और रहते हैं जर्म्स वगैरह, उनको पहचानना, उन्हें खत्म करने की एबिलिटी है। द इम्यून सिस्टम जॉब इज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द डेंजर्स जर्म्स। और क्या करते हैं? शरीर में प्रवेश करने वाले खतरनाक कीटाणुओं को पहचानते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं बिफोर दे कैन कॉज डिजीज, और डिजीज पैदा करने से पहले। इट इंडिकेट दैट इंडिविजुअल हैज डेवलप लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीज। इसके अंदर क्या रहती है? इंडिकेट दैट इंडिविजुअल हैज डेवलप लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीज आफ्टर बीइंग इन्फेक्ट विथ इट ओनली वंस। एक बार किसी से इन्फेक्ट होने के बाद में उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। Thus the immunity is the ability to individual response foreign substance। और उनके अंदर क्या? इम्यूनिटी इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग रेस्पॉन्स करती है माइक्रोब्स। और इम्यूनिटी सब्सटेंस इंक्लूड सेल molecules that are responsible for immunity of the body। तो इम्यूनिटी क्या करती है? एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल के अंदर जो फॉरेन सब्सटेंस और माइक्रोब्स है उसके रेस्पॉन्स करने के लिए, उसके खिलाफ रेस्पॉन्स करने के लिए। अब ये दो टाइप की होती है, एक ह्यूमोरल और एक सेलुलर इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पढ़ा चुका हूँ कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट। ये किससे? लिम्फोसाइट से मिलती है और ये बोन मेरो से मिलती है। लिम्फोसाइट्स ऑब्टेन फ्रॉम बोन मेरो। बोन मेरो से लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? वहां से मिलती है और वो बोन मेरो से मिलती है, बोन मेरो से। इसीलिए इसे को क्या कहते हैं? फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड इज बी लिम्फोसाइट। क्योंकि बोन मेरो से मिलती है इसलिए इसका बी यूज हुआ। ठीक है, इसका बी, बोन मेरो से बी और लिम्फोसाइट, इसीलिए इसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मेरो। ठीक है, फ्रॉम द बोन मेरो, इसलिए बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इट ऑब्टेन फ्रॉम लॉन्ग बोन। ये लॉन्ग बोन से मिलती है, इसीलिए फीमर होती है ना लॉन्ग बोन, फ्रॉम द बॉडी विच सर्कुलेट द
द बॉडी अलोंग विद द लिक्विड ब्लड लिम्फ फ्लूइड, और ये क्या करती है, बॉडी में सर्कुलेट होती है ब्लड के और लिम्फ फ्लूइड के साथ में ऑफ द बॉडी। इट रिएक्ट विद एंटीजन एंटीबॉडीज, और वहाँ पे रिएक्ट करती है और क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ डिजीज, और एनी टाइप ऑफ डिजीज से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं तो उनको क्या, डिजीज फैलने से पहले ही उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज के द्वारा। तो वो क्या रहते हैं, ये रहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और आईजीई, आईजीडी। तो ये कैसे मिलते हैं, तो ये आईजीए ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मदर के ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी को मिलता है। आईजीजी प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बेबी को मिलता है। उसके बाद में है सेलुलर इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिसीव फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम थाइमस। तो थाइमस जो है वो क्या होती है, थाइमस से मिलती है। तो द लिम्फोसाइट ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। ये कहाँ से मिलती है, ये रिसीव होती है थाइमस से, इसीलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। द टी लिम्फोसाइट आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज, और ये बॉडी में डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। दिस एक्टिव फ्रॉम माइक्रोफेजेस ऑफ फॉर फीडिंग्स। अब मैंने बताए थे टाइप, कितने टाइप के होते हैं, टाइप बताए थे। तो टाइप में इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। उसके बाद में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, और इसके अंदर जो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ये टाइप सब टाइप होते हैं। एक्टिव के अंदर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव के अंदर पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये इसके सब टाइप होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं। इनेट जो होती है जन्मजात मिल जाती है, तो ये बाय बर्थ मिलती है, जन्म के टाइम से ही मिल जाती है, उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी के भी सब टाइप हैं। सबसे पहले स्पीसीज इम्यूनिटी, तो इट रेफर टू रेजिस्टेंस टू पैथोजन शो बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर होते हैं। तो बी एंथ्रेसिस जो इन्फेक्ट होता है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, बट जो जानवर वगैरह है, चिकन वगैरह है, उनको नहीं करता, जो मुर्गी वगैरह जो है उनको इफेक्ट नहीं करता है। मतलब कुछ ऐसी डिजीज होती है जो क्या करती है, जानवरों को अफेक्ट करती है लेकिन इंसानों को अफेक्ट नहीं करती, या इंसानों को अफेक्ट करती है जानवरों को नहीं करती, तो वो स्पीसीज के अंदर आ जाते हैं, अलग वो स्पीसीज इम्यूनिटी कहलाती है। उसके बाद में रेशियस इम्यूनिटी, उसके बाद में है रेशियल इम्यूनिटी, वो पर्टिकुलरली जाति के लोगों को अफेक्ट करती है ना। इसके अंदर जो पर्टिकुलर जाति के लोगों को अफेक्ट करती है और किसी को नहीं करती है। तो इसके अंदर मैंने बताया था विद इन द स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में भी एग्जिबिट डिफरेंट इन सस्पेक्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर जो रेसेस अलग अलग जाति के, उनके अंदर वो रेजिस्टेंस है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, सस्पेक्टेबिलिटी है। दिस इज टर्म एज रेशियल इम्यूनिटी, और इस टर्म को क्या कहते हैं, रेशियल इम्यूनिटी कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग इज रिपोर्टेड दैट अमेरिकन निग्रोज, जो अमेरिकन निग्रोज होते हैं, अमेरिकन निग्रोज है ना, अमेरिका में रहते हैं जो अमेरिकन निग्रोज, दे आर मोर ससेप्टेबल देन वाइट रेस टू ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के जो टीबी की डिजीज है वो अमेरिकन निग्रोज के अंदर ज्यादा ससेप्टेबल है जो वाइट लोगों के अलावा। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी, अब है इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कैसी इम्यूनिटी है, इंडिविजुअल के अंदर कैसी इम्यूनिटी है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है, जैसे किसी जाति और पहले स्पीसीज का था, उसके बाद में रेसेस का था, अब है इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन वेरिएट विद डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर सेम रेसेस सेम स्पीसीज। सेम रेसेस का हो, सेम स्पीसीज का हो, फिर भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति में उस डिजीज के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति में उसकी रेजिस्टेंस पाई जाती है, उसे नहीं होती है।
जैसे किसी फैमिली में देख लिया होगा, उसके फैमिली मेंबर को हो रही है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा, तो उसमें पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के अंदर वो रेजिस्टेंस पावर है, तो इसलिए उसे दिस इज नॉन एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इसीलिए इसे इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद में एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो इसको वापस डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो सारी इम्यूनिटी समझ में आ जाएगी आपकी। ये इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक बार डेवलप होने के बाद में वो लाइफ टाइम रहती है, लाइफ टाइम रहती है, ठीक है, लाइफ टाइम रहती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी सबसे पहला है, इसके दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एक्टिव इम्यूनिटी, डेवलप इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ये कब डेवलप होती है, जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या जब वैक्सीनेशन देने के बाद में डेवलप होती है, तो ये कह लेती है एक्टिव इम्यूनिटी। ये कब एक्टिव होती है, ये यानी जब कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तब जाके एक्टिव होती है, इसीलिए इसका नाम एक्टिव पड़ा है। क्यों, जब कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब जाके एक्टिव होती है, या फिर वैक्सीनेशन देने के बाद में जब कोई बॉडी के अंदर डिजीज आती है तब ये वैक्सीनेशन के थ्रू एक्टिव हो जाती है ना। तो वैक्सीनेशन के थ्रू आपने बॉडी में डाल दी, लेकिन ये एक्टिव कब होती है, आपने वैक्सीनेशन लगा तो दिया लेकिन ये एक्टिव कब होती है, जब कोई डिजीज इसके अंदर आने की कोशिश करती है बॉडी के अंदर, तब जाके एक्टिव होती है, इसीलिए नाम इसका एक्टिव पड़ा। तो डेवलप इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो नेचुरल, सबसे पहले है नेचुरल एंटीबॉडीज। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी सबसे पहला टाइप है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जब कब डेवलप होगी, जब बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, देखो जैसे ये इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, तब जाके ये कब होगी, डेवलप होगी। ये इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया तब जाके ये डेवलप होगी। इसके बाद में है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज डेवलप रेस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन। जब वैक्सीन दे देते हैं, यहाँ पे जो वैक्सीन का निशान बना है, यानी ये वैक्सीन दे दी, बीसीजी की वैक्सीन दे दी, डीपीटी की वैक्सीन दे दी, हेपेटाइटिस की वैक्सीन दे दी, तो ये जब कोई डिजीज एंटर करती है बॉडी के अंदर तब ये एक्टिव हो जाती है और उससे क्या, उस बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करती है, उन जर्म से लड़ने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ वो एंटी इम्यूनिटी बनाती है। तो ये हो गई आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल कैसे हुई, ये तो हो गई नेचुरल। नेचुरल कैसे हुई, ये नेचुरल कि अपने आप बॉडी में थी, इंडिविजुअल पर्सन में थी और वो अपने आप एक्टिव हो गई जैसे ही कोई इन्फेक्शन आया और अपने आप क्या हो गई, एक्टिव हो गई। इसलिए आर्टिफिशियल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आपको वैक्सीन बनानी पड़ती है, आर्टिफिशियल तौर पे अपने वैक्सीन तैयार की और उसको वैक्सीन को क्या कर दिया आपने, किसी व्यक्ति में इंजेक्ट कर दिया, बच्चे में दे दिया, बच्चे को दे दिया या व्यक्ति को दे दिया, तो फिर वो क्या गई, उसके खिलाफ वो आर्टिफिशियल हो गई, बनाई हुई थी, लेकिन वो एक्टिव हुई कब, जब कोई डिजीज अंदर गई तब जाके एक्टिव हुई, इसीलिए उसका नाम एक्टिव पड़ा। उसके बाद में है पैसिव। पैसिव क्या होती है, जब थ्रू डाली जाती है, पैसिव मतलब किसी के थ्रू डाली जाती है, ठीक है। अब पैसिव कैसे, डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। आप किसी व्यक्ति से ले सकते हो तब जाके डेवलप होती है एंटीबॉडीज, या समवेयर एल्स किसी और से भी ले सकते हो। जैसे इसके अंदर पहला है नेचुरल। इसके अंदर नेचुरल कैसे हुई, नेचुरल जो बनी बनाई थी एंटीबॉडीज वो माँ के पेट में रहती है, माँ के प्लेसेंटा में रहती है, एक तो रहती है प्लेसेंटा में और मदर के मिल्क में रहती है, जैसे मदर के मिल्क में रहती है। तो ये क्या हो गई, नेचुरल हो गई।
ये इसमें मदर के मिल्क में बना के तो नहीं डाली, इसलिए वो नेचुरल है। तो नेचुरल रूप से जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो नेचुरल रूप से पैसिव, यानी वो दूध के थ्रू, मिल्क के थ्रू किस में चली जाती है, बच्चे में चली जाती है। तो वो पैसिव हो गई, इसलिए क्या हुआ, मिल्क के थ्रू बच्चे में जा रही है, तो इसलिए ये पैसिव है। ठीक है। तो उसके बाद में है सेकंड आर्टिफिशियल, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम मदर थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जा रही है। उसके बाद में आर्टिफिशियल, एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम द मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन से अगर एंटीबॉडीज बन रही है ना, कोई भी मेडिसिन देके, तो इसके अंदर कौन सा हो सकती है, एग्जाम्पल जैसे ग्लोबुलिन इंजेक्शन है ना, फॉर इन्फ्यूजन के द्वारा, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन के द्वारा हम व्यक्ति में डाल देते हैं। कोई भी इंजेक्शन देके किसी डिजीज से बचाने के लिए अपन क्या ग्लोबुलिन इंजेक्शन दे देते हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो, डिजीज ना हो। इसलिए ये आर्टिफिशियल है। मेडिसिन क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, इसलिए वो आर्टिफिशियल हो गई। ब्रेस्ट मिल्क मदर का बनाना नहीं पड़ता, इसलिए वो नेचुरल है। और ये इन्फेक्शन के दौरान नेचुरल तरीके से अपन बॉडी बन गई है शरीर के अंदर, वो हो जाती है, इसलिए नेचुरल है। और ये वैक्सीन अपन बनाते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल है। समझ में आ गया। उसके बाद में वापस चलो, वापस इसी चीज को वापस पढ़ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसी को वापस पढ़ लेते हैं एक बार। एक्टिव, इसी के अंदर मैंने पढ़ाया था एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी पढ़ाया था मैंने कि एक्टिव इम्यूनिटी कितने भागों में डिवाइड की गई है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दो भागों में डिवाइड की गई है। तो अब है नेचुरल। सबसे पहला नेचुरल थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। जब कोई क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाता है तब नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप एक्टिव हो जाती है। और आर्टिफिशियल कब हो जाती है, जब वैक्सीनेशन देते हैं, जब वैक्सीन देते हैं तब एक्टिव हो जाती है। ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर लेटेंट पीरियड, एक पीरियड के बाद में डेवलप होती है, विच रिक्वायर्ड फॉर इम्यून सिस्टम टू एक्ट वंस डेवलप। एक बार जब डेवलप हो जाती है तो वो कब रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है। उसके बाद में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, वापस पढ़ाता हूँ, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी अभी मैंने पढ़ाया था, कब होती है, इट इज एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन। कोई भी नेचुरल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है तब ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, अभी मैंने बताया था ये क्या रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर पर्सन जो क्या रहता है अपने आप, जब स्मॉल पॉक्स होता है तो वो ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी काम करती है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट में कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है। कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कि मतलब एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसके बाद में उसमें लाइफ लॉन्ग एक क्या बन जाएगी, इम्यूनिटी बन जाएगी, उससे वापस स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं। तो वो एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बन गई है ना। उसके बाद में है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब मैंने अभी बताया था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इट प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन। ये कैसे मिलती है, वैक्सीनेशन से मिलती है। तो द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव। कौन सी वैक्सीन बनाते हैं अपन, वैक्सीन लाइव वैक्सीन बनाते हैं, एटेन्यूएटेड बना सकते हैं, किल्ड वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन अलग अलग होती है ना, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर एंटीजन टॉक्सोइड इन किल वैक्सीन इज ऑर्गेनाइज आर किल बाय हीट, फॉर्मेलिन, फिनॉल, अल्कोहल। और वो इस तरह से किल वैक्सीन जो होती है ऑर्गेनाइज बाय किल बाय हीट, फॉर्मेलिन और फिनॉल, अल्कोहल। अब है पैसिव इम्यूनिटी, ये तो हो गई थी एक्टिव इम्यूनिटी। अब है ये पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ये भी दो भागों में बांटी गई है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी पढ़ाया था जो डायग्राम में। तो नेचुरल के अंदर थ्रू प्लासेंटल मैटरनल एंटीबॉडीज, अभी इसमें बताया, देखो प्लासेंटल जा सकती है, प्लासेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा किस में चली जाती है, बेबी में चली जाती है ना। और मदर मिल्क के द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा,
ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बेबी में चली जाती है ये एंटीबॉडीज। तो ये तो IgG जाती है प्लेसेंटा के द्वारा, और ये IgA जाती है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। आर्टिफिशियल थ्रू एंटी सीरम इंजेक्शन, जो इंजेक्शन होते हैं एंटी सीरम के, उसके द्वारा जाती है ना, आर्टिफिशियल। अब वापिस पढ़ते हैं, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, अभी पढ़ा था वही नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज ट्रांसफर थ्रू द मदर टू फीटस, मदर टू द फीटस और इन्फेंट। फीटस में जाती है, फीटस कौन सा कहलाता है, जब माँ के पेट में रहता है बच्चा तो फीटस कहलाता है, इसलिए यहाँ पे IgG जा रही है। और इन्फेंट कौन सा बच्चा कहलाता है, डिलीवर होने के बाद में जो बच्चा कहलाता है वो इन्फेंट कहलाता है, 1 से 3 एक साल तक का बच्चा है ना। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडीज काम करती है, IgA, ये मिल्क से जा रही है, ये प्लेसेंटा के थ्रू जा रही है। ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज बाय टू फीटस ट्रांसप्लासेंटल, बताया था ना मैं, प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है, इसलिए ट्रांसप्लासेंटली, इसे बताया कि ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जा रहा है। और टू इन्फेंट थ्रू मिल्क के द्वारा, देखो मिल्क के द्वारा जा रहा है, कोलेस्ट्रम, तो मदर मिल्क होता है जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, उसके द्वारा ये बॉडी के बच्चे के अंदर जा रहा है। प्रोटेक्ट देम टिल देयर ऑन इम्यूनिटी सिस्टम इज मैच्योर इन फंक्शन, और इम्यूनिटी सिस्टम जब तक मैच्योर होता है तब तक ये प्रोटेक्ट करती है डिजीज से, कोई भी डिजीज से, ठीक है। उसके बाद में है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज थ्रू द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया था पेरेंटल एडमिशन IV के द्वारा हो सकता है, IM के द्वारा, ऐसे कुछ एंटीबॉडीज दी जाती है जो मेडिसिन के रूप में तैयार की जाती है। द एजेंट यूज टू आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल ह्यूमन ओरिजिन, कन्वर्जेंट सीरा और प्लेंटन ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन वगैरह होते हैं इंजेक्शन, वो दिए जाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, अब यहां से डिफरेंस समझ में आ जाएगा, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्टिव मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो ये हो गई डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, तो डेवलप इम्यूनिटी, ये विकसित प्रतिरक्षा, ये डेवलप हो रही है, अपने आप डेवलप हो रही है ना, ये अपने आप डेवलप हो रही है, इसे अपने बनानी थोड़ी पड़ रही है, ये अपने आप डेवलप हो रही है। इसको अपन ने कहाँ दिया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो अपने आप ये डेवलप हो गई, और अपने टीका लगाया हुआ था इसलिए अपने आप डेवलप हो गई, ठीक है। और ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी कैसे थे, प्रोड्यूस इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है, इसे प्रोड्यूस करनी पड़ती है, निर्मित उत्पादित प्रतिरक्षा बोलते हैं इसको। इसकी ये क्या आती है, पैसिव को हिंदी में निष्क्रिय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्क्रिय बोलते हैं। और सेकंड स्लोली एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये धीमे और लंबे समय तक चलने वाली है, ये स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग, ये क्या करती है, स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है, स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और ये रिलेटिवली फास्ट और शॉर्ट लाइव रहती है। ये क्या रहती है, ये लंबे टाइम तक, एक बार डेवलप हो गई तो लंबे टाइम तक रहेगी, स्लोली और लॉन्ग लास्टिंग। और ये रिपीटिवली फास्ट एंड शॉर्ट टाइम तक रहती है, ये कम समय तक रहती है, ये ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। और ये बूस्टर डोज इफ रिक्वायर्ड कैन बी गिवन टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। और इसमें बूस्टर डोज दे देते हैं, बूस्टर डोज देते हैं ना अपन, डीपीटी वगैरह की, डीपीटी की बूस्टर डोज देते हैं, है ना, टीटी की बूस्टर डोज देते हैं। तो इसमें अंदर लाइफ लॉन्ग
क्या रहती है, एक बूस्टर खुराक यदि आवश्यक हो तो जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए दी जा सकती है, लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है। लेकिन ये बूस्टर डोज कैन नॉट बी हेल्प मेंटेनिंग इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग, इसकी जो बूस्टर डोज लगती है तो वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है। एक बूस्टर खुराक लंबे समय तक प्रतिरक्षा नहीं करती है, ये तो लाइफ लॉन्ग रहती है और ये इसकी लंबे समय तक प्रतिरक्षा नहीं करती है। उसके बाद में ये एंटीजन आर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या रहते हैं, एंटीजन देते हैं अपन सीधे, एंटीजन जो है प्रतिजन प्रशासित है, ये एंटीजन आर एडमिनिस्टर्ड, और इसमें एंटीबॉडीज आर एडमिनिस्टर्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, एंटीबॉडी देते हैं, ठीक है, इसमें एंटीजन देते हैं और इसके अंदर एंटीबॉडी देते हैं। उसके बाद में गिव इन लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, लंबे समय तक प्रोफाइलैक्सिस, लॉन्ग टाइम तक इसका प्रोफाइल यानी लंबे टाइम तक ये बीमारी से बचाता है और ये कम समय तक बीमारी से बचाता है। ये शॉर्ट टाइम प्रोफाइलैक्सिस है, ये कम समय तक बताता है। प्रिवेंट ए डिसऑर्डर इन एडमिनिस्टर्ड बिफोर इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन होने से पहले ही दी जाती है। अभी इसमें ये पता थोड़ी है कि उसको आगे कोई इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, वैक्सीन देते हैं तब, है ना, तो ये पहले ही दे देते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले ही दे देते हैं। लेकिन ये कब देते हैं, जब इन्फेक्शन होना पता चल गया तब देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सब्जेक्टिव हैज बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शन, और कब देते हैं, जब इन्फेक्शन हो गया तब देते हैं, जैसे इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। आफ्टर सब्जेक्टिव हैज बीन एक्सपोज टू ए इन्फेक्शन, संक्रमण के पश्चात और संक्रमण के विषय के संपर्क में आने के बाद में दी जाती है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।